हेलो बच्चों। माई सेल्फ नवीन अग्रवाल, आई एम योर केमिस्ट्री ट्यूटर। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रिपरेशन मेथड ऑफ अमाइन पढ़ा था। तो आज हम लोग अमाइन का फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर स्टडी करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज सबसे पहले, है ना। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में जैसा आप लोग देख पा रहे हैं कि लोअर एलिफेटिक अमाइन आर गैसेज विथ फिशी ओडोर। जो आपकी लोअर एलिफेटिक अमाइन होती हैं वो कैसी होती है, किस स्टेट में होती है, गैसेज स्टेट में। और उनका जो ओडोर होता है वो कैसा होता है, फिशी, मछली जैसा होता है। प्राइमरी अमाइन विथ थ्री और मोर कार्बन एटम आर लिक्विड एंड स्टिल हायर वंस आर सॉलिड। तो आप लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, जो लोअर एलिफेटिक अमाइन है वो आपको देख रहे हैं आप लोग कैसे हैं। जो लोअर अमाइन है, लोअर एलिफेटिक अमाइन गैसेज थ्री और मोर कार्बन एटम की जो अमाइन होती है वो कैसी होती है, लिक्विड स्टेट में। और उनसे जो अबाउ होती है वो कैसी होती है, सॉलिड स्टेट में। नेक्स्ट यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एनिलीन एंड अदर अराइल अमाइन। एनिलीन होता है बेंजीन रिंग पर जब NH2 लग जाता है, आप लोगों को बताया था। एंड अराइल अमाइन आर यूजुअली कलरलेस बट गेट कलर्ड ऑन स्टोरेज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। तो जो आप लोगों के पास एनिलीन होती है बेंजीन रिंग पर NH2, अराइल अमाइन में आप लोगों का बेंजीन एरोमेटिक अमाइन की हो गई एक तरीके से। तो वो कैसी होती है, वैसे तो कलरलेस होता है बट ड्यू टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन की वजह से वो कैसी हो जाती है, कलर्ड हो जाती है। वो क्या है वो हम लोग आगे चलकर पढ़ेंगे। आगे हम लोग बात करेंगे सोलिबिलिटी की। तो वैसे आप लोग सभी बच्चों को पता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो वाटर में क्या होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो वाटर में क्या होते हैं, इनसोल्यूबल, क्योंकि लाइक डिजोल्व लाइक पोलर डिजोल्व इन पोलर, पोलर सोल्यूट डिजोल्व इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सोल्यूट इज डिजोल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। लाइक डिजोल्व लाइक है ना, जो जैसा होगा वो वैसे को बोलेगा। तो जनरली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होते हैं, लेकिन 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 अगर आप लोगों से पूछा जाए कि ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी में सोल्यूबल हो रहा है, तो जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में सोल्यूबल हो रहा है तो मैक्सिमम केस में जो रीजन होगा वो होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे हम लोग अल्कोहल वाले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था ROH। तो जो अल्कोहल होता है, लोअर अल्कोहल होते हैं वो वाटर में क्या होते थे, सोल्यूबल। क्यों? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देते हैं। इसी तरीके से जो लोअर एलिफेटिक अमाइन होते हैं वो भी क्या होते हैं, वाटर में सोल्यूबल होते हैं। उसका भी रीजन क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे मैंने यहाँ पर साइड में दिया दिया हुआ है, यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो ये प्राइमरी अमाइन है। और प्राइमरी अमाइन कल मैंने आपको बताया था, अगर NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, NH2 ग्रुप प्रेजेंट है देन इट इज कॉल्ड प्राइमरी अमाइन। ये देखो वाटर के साथ कौन सी बॉन्डिंग कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। H2 इज वाटर, तो वाटर में ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज होगा, पार्शियल नेगेटिव। यहाँ पर कौन सा चार्ज होगा, पार्शियल पॉजिटिव। अटैक करेंगे, कौन सी बॉन्डिंग हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग लोअर एलिफेटिक अमाइन आर सोल्यूबल इन वाटर। जैसे जैसे R ग्रुप बढ़ेगा ये जो कार्बन चेन क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब जो कार्बन चेन होती है बच्चों वो होती है नॉन पोलर। कैसी होती है, नॉन पोलर। और पानी कैसा होता है, पोलर। तो जैसे जैसे कार्बन चेन जितना ज्यादा बड़ा होता जाएगा तो नॉन पोलर पार्ट बढ़ता जाएगा ना। और पानी कैसा है, पोलर। और मैंने बताया था लाइक डिजोल्व लाइक। तो नॉन पोलर क्या पोलर में सोल्यूबल होगा, नहीं। तो कौन सी अमाइन खुलेंगी, जो लोअर वाली हो। जो हायर वाली होंगी उनमें नॉन पोलर पार्ट ज्यादा हो जाएगा, फिर वो पानी में सोल्यूबल नहीं होंगे ना। तो अमाइन और अल्कोहल दोनों ही वाटर में क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं, लोअर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दोनों में से ज्यादा सोल्यूबल कौन होगा, अल्कोहल। क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है कि नहीं है, तो वो अच्छे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। तो अल्कोहल ज्यादा सोल्यूबल होगा इन कंपेरिजन टू अमाइन। तो इस पूरे पर्टिकुलर टॉपिक में, इस पूरे पर्टिकुलर पैराग्राफ में यही चीजें लिखी हुई जो मैंने आपको बताई है ना। नेक्स्ट देखो, अमाइंस आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक अल्कोहल, ईथर एंड बेंजीन। ऑब्वियस सी बात है, जो अमाइन होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में तो क्या होगा, सोल्यूबल होगा ही होगा। तो इस तरीके से आप लोग ये पैराग्राफ पढ़ सकते हैं। पर्टिकुलरली इस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है कि अमाइन होता है, जो लोअर अमाइन होते हैं वो वाटर में क्या होते हैं, सोल्यूबल ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइयर अमाइन नहीं होंगे। अमाइन पर्टिकुलर किस में सोल्यूबल होंगे, अल्कोहल में, ईथर में, है ना। क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होंगे, वो सोल्यूबल होंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और अगर आप लोग बोर्ड दे रहे हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी, है ना। अब मैंने आपको बताया था अमाइन, तीन तरह की अमाइन मैंने आपको बताया था, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन एंड टर्शरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन में मैंने आपको कहा था NH2 ग्रुप को, सेकेंडरी में NH और टर्शरी में N।
तो आपसे पूछा जाएगा कि इन तीनों में से कौन ज्यादा सोल्यूबल होगा, या फिर पूछा जाएगा इन तीनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा ज्यादा। तो सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। तो इस पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है वो हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोगों को दिया हुआ है प्राइमरी अमाइन, जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को। तो ये भी प्राइमरी अमाइन है, और ये भी कौन सा अमाइन है, प्राइमरी अमाइन। तो आप लोग देख रहे हैं एक अमाइन का हाइड्रोजन दूसरे अमाइन के नाइट्रोजन के साथ कौन सी बॉन्डिंग कर रहा है यहाँ पर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होगा, इनके बीच में बॉन्ड डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इनके आप सोचो ये एक अमाइन है और ये एक अमाइन है, इन दोनों के बीच में क्या हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो एक एक्स्ट्रा बॉन्ड आ गया ना। तो अगर आप लोगों को क्या करना है, अमाइन को क्या करना है, बॉइल करवाना है, तो ये वाला बॉन्ड आपका जो बना है हाइड्रोजन बॉन्ड, इसको पहले क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। तो नीचे से जब मैं टेम्परेचर दूंगा तो टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, आपको ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि ये बॉन्ड जो बना है उसको भी क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, ब्रेक करना पड़ेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे, इंक्रीज। सोचो जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी आपको उतनी ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उन बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो बॉइलिंग पॉइंट उतना ही क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा ना। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। तो अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग देख रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें ज्यादा होती है, तो ये मैंने यहाँ पर क्या बनाया हुआ है, NH2 ग्रुप 1 डिग्री अमाइन। ये भी कौन सा है, 1 डिग्री अमाइन। ये भी कौन सा है, 1 डिग्री अमाइन। तो ये सारे कौन से अमाइन है, 1 डिग्री। और इनमें हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। तो पर्टिकुलरली देखो मैंने ये वाला ग्रुप लिया, तो इसका नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन भी कर रहा है और यहाँ से हाइड्रोजन भी कर रहा है। तो 1 डिग्री अमाइन अगर मैं देखूं तो यहाँ पर एक ही मोलिक्यूल कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, 3। जबकि अगर मैं 2 डिग्री अमाइन में देखूंगा, सेकेंडरी अमाइन में क्या होगा बताओ, R2NH इसी तरह क्या होगा बताओ, R2NH इसी तरह क्या होगा बताओ, R2NH होगा। तो यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर बताओ एक जो 2 डिग्री अमाइन है वो कितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, 2 कर रहा है। और टर्शरी में तो हो ही नहीं पाएगी यहाँ पर R3N, क्योंकि नाइट्रोजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए जो हाइड्रोजन होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच होना चाहिए। इस नाइट्रोजन के पास तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो ही नहीं पाएगी। तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप लोग देख रहे हैं किसमें हो रहा है, प्राइमरी अमाइन में। उससे कम किसमें हो रहा है, सेकेंडरी अमाइन में। और सबसे कम किसमें, इसमें हो ही नहीं रहा, टर्शरी अमाइन में। तो किसमें एक्स्ट्रा बॉन्ड बने हैं, प्राइमरी अमाइन में एक्स्ट्रा बॉन्ड बन गए ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो उनको अगर ब्रेक करना है तो आपको नीचे से टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका आ गया यहाँ पर, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा यहाँ पर आ गया किसका, प्राइमरी अमाइन, फिर सेकेंडरी अमाइन, और सबसे कम आ गया टर्शरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। तो इस पूरे पैराग्राफ में यही लिखा हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट देखो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट कंपेरिजन क्या हुआ है, अल्कोहल और अमाइन का। तो मैंने अभी बताया अल्कोहल और अमाइन में से किसमें बॉन्डिंग अच्छी होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्कोहल में, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना। तो ये ज्यादा कीजिएगा तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज ज्यादा आएगा और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आएगा। तो दूसरे से जब बॉन्डिंग करेगा अल्कोहल में, ROH तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो काफी क्या होगी, अच्छी होगी, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना। तो अल्कोहल में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा अच्छे से होगी तो बताओ इसको तोड़ने के लिए आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अगर देखो यहाँ पर लगभग यहाँ पर 4 कार्बन का अल्कोहल बनाया और 4 कार्बन का क्या बनाया मैंने, अमाइन। तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया, ऑब्वियस सी बात है अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छे से होगी। अब अमाइन में कंपेरिजन करूं तो यहाँ पर देखो कौन सा अमाइन है, 1 डिग्री। ये कौन सा अमाइन है, सेकेंडरी। और ये कौन सा अमाइन है, टर्शरी। आप देखो आइसोमेरिक है ये, सभी में कार्बन एटम अगर आप लोग देखोगे तो 4 है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो बताओ किसमें, मैंने आपको बताया था प्राइमरी अमाइन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी तो तोड़ने के लिए ज्यादा टेम्परेचर आपको क्या करना पड़ेगा, तो देना पड़ेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, प्राइमरी अमाइन का क्या हो जाएगा, ज्यादा। किससे, सेकेंडरी से, किससे, टर्शरी। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। और अल्कोहल और अमाइन में से किसका ज्यादा होगा, अल्कोहल का, क्योंकि वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, ज्यादा। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो ये था आप लोगों का फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आप लोगों ने देखा कि 2-3 चीजें आप लोगों ने इंपोर्टेंट देखी। एक तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या देखा होगा कि जो अमाइंस होते हैं, लोअर अमाइंस होते हैं, वो पानी में सोल्यूबल होते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइयर वाले नहीं होंगे। सेकंड आपने क्या देखा कि जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन है उसमें से हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्राइमरी अमाइन में ज्यादा हो रही है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी उसके क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन अल्कोहल से कम होंगे, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छे से होती है।
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किस पर, केमिकल प्रॉपर्टीज पर। तो केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले बेसिक कैरेक्टर देखेंगे अमाइन का। तो ऑब्वियस ही बात है, अमाइन क्या होता है, एक बेस होता है। आप तो पढ़कर आए हैं एसिड क्या होता है। एसिड वो होता है जो H प्लस डोनेट करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड। और जो H प्लस एक्सेप्ट करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बेस। है ना, एसिड होता है H प्लस डोनेट करता है, और जो H प्लस लेता है उसे क्या बोलते हैं, बेस। आप खुद देखो यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर अमाइन लेता हूँ, ये कौन सा अमाइन है, प्राइमरी अमाइन। इसकी रिएक्शन हम लोग किसके साथ करा रहे हैं, एसिड के साथ। मान लीजिए HCl के साथ मैं यहाँ पर करा रहा हूँ, तो ये क्या करेगा, H प्लस देगा ना। एसिड है तो एसिड H प्लस देगा। ये क्या है, बेस। आपको पता है ये क्या होता है, बेस। तो ये क्या करेगा, ये जो H प्लस देगा उसको ले लेगा। तो ये H प्लस ये किस में टूटेगा, H प्लस और ये में ब्रेक होगा। तो यहाँ पर जो बेस है वो क्या करेगा, इस H प्लस को बेटा एक्सेप्ट कर लेगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, RNH3 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। क्या सोल्ट बन गया कि नहीं बन गया। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, HCl ने H प्लस दिया और NH2 RNH2 ने H प्लस दिया। जो लेते हैं वो क्या होते हैं, बेस। ले क्यों रहे हैं यहाँ पर, देखो आपको, देखो जो नाइट्रोजन होता है वो कितने बॉन्ड बना रहा है, एक तो R के साथ और दो हाइड्रोजन के साथ। तो तीन बॉन्ड, तीन बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6। और एक लॉन्ग पेयर हो गया, दो इलेक्ट्रॉन ये रहे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8। तो नाइट्रोजन का एक तो ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। ये अपनी जिंदगी में खुश है, ऑक्टेट कंप्लीट है। और इसके पास क्या देने के लिए एक लोन पेयर है। यस सर, बिल्कुल है। तो ये क्या करेगा, अपने लोन पेयर, अभी बताओ जब ये टूटा ब्रेक हुआ तो H प्लस बना कि नहीं बना। H प्लस बेचारा क्या है, गरीब है। तो ये अपना लोन पेयर किसको डोनेट कर देगा, H प्लस को। तो ये क्या बन गया, RNH3 पॉजिटिव और Cl। तो जो आपका अमाइन होता है वो किस कैरेक्टर का होता है, बेसिक कैरेक्टर का होता है, क्योंकि H प्लस क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। यहाँ पर देखो एनिलीन यहाँ पर दिया हुआ है, बेंजीन के ऊपर HCl के साथ रिएक्शन करें। तो ये क्या होता है, बेसिक कैरेक्टर का होता है। ये एसिड से H प्लस को क्या कर लेगा, ले लेगा। क्या बना लेगा, NH3 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। इट इज एनिलीनियम क्लोराइड। तो बेसिक कैरेक्टर को शो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। तो इस तरीके से कर सकते हैं आप। नेक्स्ट आ जाइए। अब बताओ यहाँ पर आपको क्या हुआ, जब एसिड के साथ रिएक्शन कराया तो सोल्ट फॉर्मेशन हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ पर आपका क्या बन चुका है, देखो सोल्ट बन चुका है यहाँ पर, HCl के साथ रिएक्शन कराया था। अब अगर HCl को हटाना है तो यहाँ पर हम लोग क्या डाल देंगे, बेस। तो बेस क्या करेगा, HCl के साथ रिएक्शन कर लेगा, वापस से आपका जो अमाइन है वो रीजनरेट हो जाएगा। तरीके से कर सकते हैं। तो बेसिक मीडियम में वापस से रीजनरेट हो जाता है। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं अच्छे से ना। और यहाँ पर लिखा हुआ, अमाइन सोल्ट आर सोल्यूबल इन वाटर। सोल्ट है ना, सोल्ट तो कैटायन एनायन होगा तो पानी में सोल्यूबल होगा कि नहीं होगा, बट इन सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक ईथर। मैंने कहा लाइक डिजोल्व लाइक। अब सोल्ट है, सोल्ट तो आया नहीं, क्या पानी में सोल्यूबल होगा। ऑर्गेनिक वाले तो नॉन पोलर है, तो उनमें कैसे होगा, नहीं कर सकते हैं। The reaction of amine with mineral acid to form ammonium salt show that these are basic in nature। वही तो मैं आपको बताने में लग रहा हूँ कि जब आप लोगों को मैंने क्या कहा था, RNH2 की रिएक्शन मैंने किसके साथ कराई थी, मिनरल एसिड के साथ, HCl के साथ मैंने कराया था। तो H प्लस एक्सेप्ट कर लिया था ना इसमें। और जो H प्लस लेते हैं वो क्या होते हैं, तो मिनरल एसिड के साथ आपको पता लग रहा है कि ये किस कैरेक्टर के होते हैं, बेसिक कैरेक्टर के होते हैं ना। और आप लोग पहले भी पढ़कर आए हैं 11th क्लास में, अगर आप लोगों को पता हो तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। अगर आपको एसिड के लिए डिफाइन होता है के, जो एसिड होता है, जो एसिड होता है उसके लिए क्या डिफाइन होता है, के। तो जिस भी एसिड का के ए बेटा क्या होता है, ज्यादा होता है, उसका पीके क्या होता है, कम होता है। क्योंकि पीके होता है माइनस लॉग ऑफ के है, इतना याद करने की जरूरत नहीं है। जिस भी एसिड का के ज्यादा होगा उसका पीके क्या होगा, कम होगा। जस्ट अपोजिट होते हैं। तो जिस भी एसिड का के ज्यादा होगा उसका एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, ज्यादा। इसी तरह बेस के लिए क्या होता है, के बी। के होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस, है ना। तो जिस भी बेस का के भी ज्यादा होगा उसका, या फिर कह सकते हैं पीके भी क्या होगा, कम। तो जिस भी बेस का के भी ज्यादा होगा उसका जो बेसिक कैरेक्टर होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। तो जिसका के ज्यादा होता है उसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, जिसका के भी ज्यादा होगा उसका क्या कैरेक्टर ज्यादा होगा, बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो RNH2 क्या है, बेस। तो बेस है तो के डिफाइन होगा या के बी, ऑब्वियस सी बात है, के भी डिफाइन होगा। तो यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर क्या लिया, एक रिएक्शन लिखी। RNH2 की रिएक्शन हम लोग यहाँ पर किसके साथ करा रहे हैं, वाटर के साथ। अब RNH2 क्या है, बेस। तो ये पानी से क्या ले लेगा, H प्लस ले लेगा। अब पानी से H प्लस लेगा तो क्या बन जाएगा, RNH3 पॉजिटिव और OH नेगेटिव। RNH3 पॉजिटिव और OH नेगेटिव। आपको इतनी सारी चीजें करने की जरूरत, आप सीधा क्या लिखिए, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस। कैसे लिखते हैं, ये लिखते हैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। पर सॉलिड और लिक्विड इसमें नहीं लिखते हैं, सॉलिड और लिक्विड इसमें नहीं लिखते हैं। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट में बताओ कौन कौन है, प्रोडक्ट में एक है RNH3 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन, OH माइनस का कंसंट्रेशन अपॉन
रिएक्टेंट में कौन है, RnH2। वाटर नहीं लिखेंगे क्योंकि वाटर क्या है, लिक्विड। तो जब भी के और के बी लिख रहे होते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला लिख रहे होते हैं, तो सॉलिड और लिक्विड को कंसीडर नहीं करना है। तो के बी आ गया कि नहीं आ गया। अब किसी बेस का के बी जितना ज्यादा होगा, के बी जितना ज्यादा होगा, अभी अभी मैंने बताया, उसका पी के भी उतना ही क्या होगा, कम। और के भी ज्यादा है तो उसका बेसिक कैरेक्टर भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, पी के भी वैल्यू अमोनिया की कितनी दी हुई है, 4.7। तो आपको लर्न नहीं करना, यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोगों को लर्न करने की जरूरत नहीं है। हम लोग देखेंगे यहाँ पर किस तरीके से, वैसे मैंने फैक्ट पढ़ा दिए हैं, पर फिर भी हम लोग थोड़ा थोड़ा यहाँ पर रिवाइज कर लेंगे जो हम लोगों ने पढ़ा है ना। अब देखिए, आप लोगों को पता लग गया कि जो बेस होता है वो क्या होता है, जो H प्लस क्या करता है, एक्सेप्ट करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, बेस। क्या बोलते हैं, बेस। अब आपके पास यहाँ पर क्या है, NH3 है एक तो, और एक आपके पास क्या है, RnH2। एक तो NH3 है और एक क्या है, RnH2। आपसे पूछा जाएगा इन दोनों में से अच्छा बेस क्या है। अगर आप इस साल बोर्ड दे रहे हैं तो बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। और पूछा जाता है, इसको एक और चीज से कंपेरिजन कराएगा, हम लोग तीनों पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है अमोनिया। अब देखिए यहाँ पर आपको अमोनिया दिया हुआ है। अमोनिया में क्या है, अमोनिया के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। उसमें 3 तो बॉन्ड बन गए। तो अभी कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, तो मतलब एक बचा हुआ है लोन पेयर, है ना। इसी तरीके से आप लोग देखो बच्चों, आपके पास RnH2 यहाँ पर दिया हुआ है। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना लिए, 3। होते कितने हैं, 5। तो अभी यहाँ पर भी क्या बचा हुआ, अभी एक लोन पेयर। अब मुझे बताइए, मैंने कहा था जो H प्लस देते हैं वो ऐसे होते हैं एसिड, और जो H प्लस एक्सेप्ट करते हैं वो क्या होते हैं, बेस। एक अच्छा एसिड कौन होता है, जो जल्दी H प्लस देता है। एक अच्छा बेस कौन होता है, जो जल्दी H प्लस लेता है। तो जो जितनी जल्दी H प्लस लेगा वो उतना ही अच्छा बेस होगा, वो उतना ही अच्छा क्या होगा, बेस होगा। अब देखो, एक आपके पास NH3 है और एक आपके पास RnH2 है। यहां पर H प्लस खड़ा होकर देख रहा है दोनों को। अब H प्लस ने सबसे पहले अमोनिया को देखा और फिर प्राइमरी अमाइन को देखा। दोनों को देखकर खुश हो जाएगा। क्यों खुश हो जाएगा, क्योंकि दोनों में ही नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, और क्या है इसके पास, लोन पेयर। लोन पेयर मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब बताओ, जिंदगी में जिस चीज की कमी होती है अगर वो हमको मिल जाए तो हम खुशी होंगे ना। तो बताओ, H पॉजिटिव क्या है बेटा, ये कैटायन है कि नहीं। इसकी जिंदगी में किसकी कमी है, इलेक्ट्रॉन की। तो अगर इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो मजा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो यहां पर देखिए, जो अमोनिया यहाँ पर है उसके पास लोन पेयर है कि नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, बिल्कुल है। यहाँ पर जो 1 डिग्री अमाइन आपको दिख रहा है, इसके पास भी आपको लोन पेयर दिख रहा होगा, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो H प्लस दोनों को ही देखकर क्या हो जाएगा, खुश, क्योंकि दोनों के पास ही क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। लेकिन ज्यादा खुश किसको देखकर होगा, ज्यादा खुश होगा किसको देखकर बेटा, 1 डिग्री अमाइन को देखकर। क्यों, क्योंकि इसके पास लोन पेयर तो ही है। आपको पता है जो एल्काइल ग्रुप होता है, आर ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करता है, इसका देने का नेचर होता है। अब आर ग्रुप का नेचर होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन देगा। अब सोचो, नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी ड्यू टू लोन पेयर, आर ग्रुप और देने वाला मिल गया। तो इस नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी कि नहीं होगी। तो जो H प्लस है वो किसके पास जाना पसंद करेगा, NH3 के पास या RnH2 के पास, ऑब्वियस सी बात है RnH2 के पास। क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बहुत भर भर कर है। तो H प्लस किसके पास जल्दी जाएगा, इसके पास। तो इसका जो बेसिक कैरेक्टर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि अमोनिया और अमाइन में से किसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, तो आप लोग क्या बोलेंगे, अमाइन। क्यों, क्योंकि अमाइन में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर तो होता ही होता है, साथ साथ आर एल्काइल ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर शो करते हैं। तो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज। तो H प्लस वहां पर जाना पसंद करेगा। तो आपको पता लग गया कि अमाइन और अमोनिया, इन दोनों में से ज्यादा बेसिक कौन है, अमाइन। अब देखो, एक हम लोगों को ये बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, अमोनिया और एनिलीन, बेंजीन के ऊपर अगर NH2 लग जाए तो उसे क्या बोलते हैं, एनिलीन। अब यहाँ पर देखो बच्चों क्या है, अगर आपसे पूछा जाए अमोनिया और एनिलीन में से कौन ज्यादा बेसिक होगा, तो मैंने कहा ना, जब भी बेसिक पूछे H प्लस को यहाँ पर खड़ा कर दो और फिर देखो कौन ज्यादा होगा। अब यहाँ पर अमोनिया में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, बिल्कुल है। एनिलीन में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, बिल्कुल है। तो दोनों के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, दोनों को देखकर कुछ होगा। लेकिन दिक्कत क्या है, देखो यहाँ पर एनिलीन में क्या है, नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस है। लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल। तो ये लोन पेयर किसमें है, रेजोनेंस में। यहाँ जाएगा तो यहाँ चला जाता है। तो ये लोन पेयर जो है वो लोकलाइज है, डी लोकलाइज है। ये है डी लोकलाइज, ये घूमने फिरने चला जाएगा क्योंकि रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
लेकिन यहाँ पर जो अमोनिया के पास जो लोन पेयर है, ये घूमने जा रहा है क्या? नहीं, ये हमेशा इसी के पास है। तो देखो H+ ने दोनों को देखा, अमोनिया को भी देखा और एनिलीन को भी देखा। जब अमोनिया को देखा खुश हो गया लोन पेयर, और लोन पेयर लोकलाइज है, यही है, कहीं नहीं जा रहा है। जबकि एनिलीन को देखा तो लोन पेयर तो था, लेकिन वो घूमने फिरने निकल गया। तो हर समय किसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है? ऑब्वियस सी बात है, अमोनिया के पास, क्योंकि लोन पेयर ये लोकलाइज है। तो H+ किसके पास जाना पसंद करेगा? अमोनिया के पास। तो अमोनिया और एनिलीन में से कौन ज्यादा बेसिक हो जाएगा? अमोनिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बोर्ड का भी और कंपटीशन का भी, कि जो आपका अमाइन है और अमोनिया, उसमें तो अमाइन ज्यादा होगा, और अमोनिया और एनिलीन में से कौन ज्यादा होगा? अमोनिया। क्योंकि एनिलीन में जो लोन पेयर है वो कैसा है? डीलोकलाइज्ड, रेजोनेंस में चला जाता है, तो उसकी वजह से वो वहां पर हर समय के लिए नहीं होगा। तो उसका बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ना। तो यहाँ पर आप लोग देखिए बेटा, आपको बेसिक कैरेक्टर यहाँ पर आप लोगों को अमाइन दिए हुए काफी सारे, और यहाँ पर उनकी पीके भी वैल्यू दी हुई है। मैंने आपको कहा था कि जिसके केपी ज्यादा होगा उसका पीके भी कम होगा, और जिसका पीके भी कम होगा वो एक अच्छा बेस होगा। या तो केबी ज्यादा हो या फिर पीके भी कम हो, एक ही बात है ना। तो ये जो ऑर्डर है ये थोड़ी देर बाद आगे आने वाले हैं, तो मैं आगे पढ़ाऊंगा। इसमें से जो ऑर्डर अभी मैं ले रहा हूँ, वो ले रहा हूँ ये 4 ऑर्डर, ये नीचे वाले 4 ऑर्डर है ना। अच्छे से हम लोग देखेंगे, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पर अगर आप लोग देख पा रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पर आप लोग बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर क्या लगा है? CH2, और ये क्या है? NH2। तो बेंजीन के ऊपर CH2 और NH2, तो इसे बोलते हैं, ये जो बेंजीन है ये हो गया फिनाइल, तो ये हो गया फिनाइल। ये क्या हो गया? मीथेन। और ये क्या हो गया? अमाइन। तो ये हो गया फिनाइल मीथेन अमाइन। तो अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लोन पेयर सिंगल सिंगल और फिर ये बेंजीन नहीं आएगी। तो अब ये जो NH2 ग्रुप है ये डायरेक्टली बेंजीन से अटैच नहीं है, तो ये जो लोन पेयर है ये कैसा है? हमेशा लोकलाइज्ड, क्योंकि लोन पेयर सिंगल सिंगल डबल है। क्योंकि डायरेक्ट लगा होता तो फिर डीलोकलाइज हो जाता। जबकि अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोग क्या देख पा रहे हैं? एन पर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, एन डाई मिथाइल, और ये क्या हो गया? पूरा एनिलीन। तो यहाँ पर देखो, ये जो लोन पेयर है लोकलाइज है डीलोकलाइज है? डीलोकलाइज। लोन पेयर सिंगल डबल पे घूमने चला जाएगा ना। यहाँ पर भी बताओ, एन मिथाइल एनिलीन, ये जो लोन पेयर है ये कैसा है? डीलोकलाइज। ये एनिलीन है, ये भी कैसा है? डीलोकलाइज। तो किसमें लोकलाइज्ड है? ऑब्वियस सी बात है, पहले वाले में। तो H+ कहाँ जाना पसंद करेगा सबसे पहले यहाँ पर? तो इसका बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा सबसे ज्यादा? अब अगर मैं इन तीनों को कंपेरिजन करूँ, ये वाला, ये ए हो गया मान लीजिए, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और ये क्या हो गया? डी। अगर मैं बी सी और डी को कंपेरिजन करता हूँ, तो सभी में जो लोन पेयर है वो कैसा है? डी लोकलाइज। सभी में, तीनों में, बी सी और डी में डी लोकलाइज्ड। तो तीनों ही घूमने जा रहे हैं ना। तो H+ ने यहाँ पर देखा, इन तीनों को देखा सबसे पहले, तीनों में ही लोन पेयर थे, कुछ हो गया, पर तीनों ही क्या जा रहे हैं? डी लोकलाइज। तो हर समय के लिए इसके पास नहीं है। बट अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, फर्स्ट वाले में क्या है? यहाँ पर बी वाले में, यहाँ पर दो दो ग्रुप देने वाले लग गए, और दो दो ग्रुप देने वाले लग गए। अल्काइल ग्रुप का नेचर क्या होता है? प्लस है, देने वाला, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो यहाँ पर चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यहाँ पर बताओ, एक ही ग्रुप दे रहा है तो चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी, लेकिन कम बढ़ेगी। और यहाँ पर कोई भी देने वाला नहीं है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जीरो होता है। तो यहाँ पर तीनों ही डीलोकलाइज थे, लेकिन यहाँ पर दो दो एल्काइल ग्रुप देने वाले लग गए, तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, H खुश हो जाएगा, क्योंकि उसको वही तो चाहिए, उसकी जिंदगी में इलेक्ट्रॉन की कमी तो है। तो H+ सबसे ज्यादा किसके पास बात कराएगा? बी के पास। उसके बाद डी के पास, उसके बाद डी के पास। तो बेसिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा क्या होगा? ए का, फिर उससे कम बी का, उससे कम सी का, और उससे कम डी का। मैंने यहाँ पर पी के भी वैल्यू लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है? पी के भी वैल्यू। तो पी के वैल्यू देखो, जिसकी सबसे कम होगी वो एक अच्छा बेस होगा। तो ये चारों मैंने कंपेरिजन कर लिए, बाकी वाले ऊपर वाले जो 6 बचे होंगे वो आगे चलकर हम लोग क्या करेंगे? कंपेरिजन करेंगे ना। चलिए, तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। तो अमाइन में आप लोगों ने देख लिया बेटा, बेसिक कैरेक्टर कब ज्यादा होगा? जब नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कब होगी? जब देने वाला ग्रुप लगेगा, डोनेटिंग ग्रुप। डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा? नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, H+ जल्दी से क्या कर देगा? अटैक। तो अमाइन का बेसिक कैरेक्टर कब ज्यादा होगा? जब प्लस आई ग्रुप लगे। और कम कब होगा? जब माइनस आई ग्रुप लग जाए, खींचने वाले लग जाएंगे। चलो, अब देखो यहाँ पर आप लोगों को दिया हुआ है एल्कीन अमाइन वर्सेज अमोनिया। वो मैंने आपको बता ही दिया, RNH2 और अमोनिया में से कौन जल्दी होगा। तो ये पूरा पैराग्राफ आप लोग पढ़ सकते हैं। क्लियर है? अब देखो, एक और चीज हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जो प्राइमरी अमाइन है, सेकेंडरी अमाइन है और टर्शरी अमाइन है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
अच्छे से देखे दोनों के लिए, बोर्ड के लिए भी और कंपटीशन के लिए तो बहुत बहुत ज्यादा है ना। तो अब आपको पता लग गया बेटा, मैंने आपको बता चुका हूँ अमाइन और अमोनिया में से अमाइन ज्यादा बेसिक है। पर अमाइन भी मैंने आपको बताया था 3 तरह की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो अगर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी की अमाइन की बात करूं तो NH2 ग्रुप है तो प्राइमरी, NH ग्रुप है सेकेंडरी, N ग्रुप है टर्शियरी। अब अगर आप लोग इन तीनों में आप लोग देखेंगे तो इन तीनों में आप लोग क्या देख पा रहे हैं कि तीनों के पास लोन पेयर है, और लोन पेयर कैसा है, लोकलाइज्ड, मतलब H+ खुश होने वाला है इनको देखकर, है ना, क्योंकि तीनों के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। पर 1 डिग्री अमाइन के पास क्या है, एक ही आर ग्रुप देने वाला है। यहाँ पर सेकेंडरी में दो दो आर ग्रुप देने वाले हैं, और टर्शरी में तीन तीन आर ग्रुप देने वाले हैं। तो आप बताइए किस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, प्राइमरी में, सेकेंडरी में या टर्शरी में? ऑब्वियस सी बात है, जो टर्शरी होगा उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन के ऊपर क्या होगी, ज्यादा। और नाइट्रोजन के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो भैया H+ बताओ कहाँ जाना पसंद करेगा, प्राइमरी में, सेकेंडरी में या टर्शरी में? इसी बात है, टर्शरी के पास जाना पसंद करेगा, क्योंकि वहां पर चार्ज डेंसिटी क्या है, ज्यादा। ये तो खुश हो जाएगा टर्शरी अमाइन को देखकर। तो कौन ज्यादा बेसिक होना चाहिए, टर्शरी। तो सबसे कम जो बेसिक होना चाहिए वो होना चाहिए प्राइमरी, उससे ज्यादा बेसिक होना चाहिए सेकेंडरी, उससे ज्यादा बेसिक होना चाहिए टर्शरी। टर्शरी ज्यादा बेसिक क्यों होना चाहिए, क्योंकि तीन तीन आर ग्रुप देने वाले लगे हुए हैं, तो उस पर नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो H+ जल्दी जाएगा। लेकिन ये जो बेसिक कैरेक्टर का जो ऑर्डर आता है वो किस फेज में आता है, गैसियस फेज में। किस फेज में आता है, गैसियस फेज में। तो अगर आपके अमाइन का ऑर्डर पूछा जाए गैसियस फेज में तो आप बोलोगे प्राइमरी से ज्यादा सेकेंडरी, सेकेंडरी से ज्यादा टर्शरी। लेकिन जो अमाइन का ऑर्डर जनरली पूछा जाता है वो पूछा जाता है सॉल्यूशन फेज में। और जैसे ही बोलेगा सॉल्यूशन फेज, या कुछ ना बोला जाए तब भी हम लोग मानेंगे सॉल्यूशन फेज में पूछा हुआ है ना। तो जैसे ही बोलेगा सॉल्यूशन फेज, तो भैया फिर आप लोगों को यहाँ पर कंसेप्ट को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। अगर अमाइन का ऑर्डर पूछता है सॉल्यूशन फेज में, तो सॉल्यूशन फेज में अमाइन का ऑर्डर ये सेम नहीं होता है। इसमें तीन फैक्टर्स यहाँ पर फिर क्या आ जाते हैं, एग्जिस्टेंस में आ जाते हैं। क्या, हम लोग देखते हैं, तो मैंने लिखा है, बट इन सॉल्यूशन फेज बेसिक कैरेक्टर डिपेंड अपॉन 3 फैक्टर। सॉल्यूशन फेज में जो बेसिक कैरेक्टर है अमाइन का वो 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है। सबसे पहले आता है प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट मैंने आपको बता ही दिया है। प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा किसका है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी? टर्शियरी में तीन तीन आर ग्रुप देने वाले लगे हो, तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। और नाइट्रोजन पर अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा तो बेसिक ज्यादा होगा कि नहीं होगा? तो अगर मैं इंडक्टिव इफेक्ट की बेसिस पर बात करूं तो टर्शियरी अमाइन इज मोर बेसिक देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। सेकेंड सॉल्यूशन फेज में अब आएगा स्टेरिक फैक्टर। स्टेरिक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा सॉल्यूशन फेज में, क्योंकि गैसेस फेज में तो स्टेरिक फैक्टर आ ही नहीं रहा था, क्योंकि वो फैल जाएंगे ना आराम से, तो स्टेरिक फैक्टर लगेगा ही नहीं। लेकिन सॉल्यूशन फेज में स्टेरिक फैक्टर आएगा। आप देखो, अगर आपके पास क्या है, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो अगर आप लोग देख रहे हैं प्राइमरी अमाइन में जो नाइट्रोजन होता है, प्राइमरी अमाइन में जो नाइट्रोजन होता है, ये नाइट्रोजन आप लोग देख पा रहे हैं, तो प्राइमरी अमाइन में जो नाइट्रोजन होगा वो कितने अल्काइल ग्रुप से घिरा हुआ है, एक से। यहाँ पर सेकेंडरी अमाइन में जो नाइट्रोजन है वो कितने अल्काइल ग्रुप से घिरा हुआ है, दो ग्रुप। टर्शरी अमाइन में जो नाइट्रोजन है वो कितने अल्काइल ग्रुप से घिरा हुआ है, सराउंडेड है, तीन। अब नो डाउट आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो भैया तीसरे वाले में ही ज्यादा है, क्लियर है। लेकिन अब देखो यहाँ पर H+ आया और यहाँ पर खड़ा हो गया, तीनों को देखो, किसको देखकर ज्यादा खुश होगा? आप कहोगे सर टर्शरी को, क्योंकि वहां पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, बिल्कुल खुश होगा। लेकिन दिक्कत क्या है, जो टर्शरी वाला अमाइन वाला जो नाइट्रोजन है वो तीन तीन आर ग्रुप से क्या है, जुड़ा हुआ है, या कह सकते हैं तीन तीन बॉडीगार्ड इसको घेरे हुए हैं। और प्राइमरी अमाइन में चार्ज डेंसिटी भले ही कम है, लेकिन कितना बॉडीगार्ड घेरा हुआ है। तो H+ का जाना कहां पर आसान है, प्राइमरी अमाइन के पास या टर्शियरी अमाइन के पास? ऑब्वियस सी बात है, इसको आसानी से रीच करना किसको आसान होगा, प्राइमरी अमाइन को, क्योंकि यहाँ पर प्राइमरी अमाइन को कितना बॉडीगार्ड घेरा हुआ है, कितना एल्काइल ग्रुप घेरा हुआ है, एक। जबकि यहाँ पर तीन तीन बाउंसर, तीन तीन नाइट्रोजन को घेरा हुआ है। तो H+ इतनी आसानी से पहुंच पाएगा नहीं, बिल्कुल नहीं। तो किस पर आसानी से पहुंच पाएगा, प्राइमरी अमाइन पर, क्योंकि वहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, काम है। तो बताओ H+ आसानी से पहुंच पाएगा प्राइमरी अमाइन के पास, तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेरिक फैक्टर H+ किसके पास जल्दी गया, प्राइमरी के पास। तो किसका बेसिक फैक्टर ज्यादा हो जाएगा, प्राइमरी का। तो स्टेरिक फैक्टर के बेसिस प्राइमरी अमाइन इज मोर बेसिक देन सेकेंडरी देन टर्शियरी। और तीसरा रीजन आता है सोल्वेशन। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जो कि बेसिक नेचर को बताता है, डिटरमाइन करता है इन सॉल्यूशन पे। सॉल्वेशन में क्या है, देखो यहाँ पर अगर प्राइमरी अमाइन की बात करो, किसकी बात करूं, प्राइमरी अमाइन की। आप बताओ कौन एक अच्छा बेस होगा,
तो जल्दी H प्लस लेगा। अब देखो प्राइमरी माइन एक H प्लस ले लिया और क्या बना लिया, RNH3 पॉजिटिव बना लिया, RNH3 पॉजिटिव। अब ये किस में पड़े हुए, सोल्यूशन में। अब अगर ये सॉल्यूशन में पड़े हुए हैं तो सॉल्यूशन में पड़े हुए हैं तो देखो पानी के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा ना। अब प्राइमरी माइन था, इसने H प्लस लिया, RNH3 पॉजिटिव बन गया, सॉल्यूशन में पड़ा हुआ, सॉल्यूशन में क्या करेगा ये, पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। कितनी बॉन्डिंग करना है, 3 3। जितनी ज्यादा पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा वो पानी में उतना ही ज्यादा क्या होगा, सोल्यूबल। जितना ज्यादा पानी में सोल्यूबल होगा वो उतनी ज्यादा एनर्जी क्या करेगा, निकालेगा। और केमिस्ट्री में जो भी चीज एनर्जी निकाल रही है वो उतना ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है। तो जब प्राइमरी अमाइन ने H प्लस लिया, तो प्राइमरी अमाइन ने जब H प्लस लिया तो ये बना RNH3 पॉजिटिव, और फिर पानी के साथ उसने 3 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लिया। तो बहुत ज्यादा घुल गया कि नहीं घुल गया, बहुत ज्यादा घुल गया तो बहुत ज्यादा एनर्जी क्या करेगा, निकालेगा। और एनर्जी निकालेगा तो स्टेबल होगा। H प्लस लेने के बाद स्टेबिलिटी आ रही है ना सॉल्यूशन की वजह से। अगर ये सेकेंडरी होता, कौन सा होता, सेकेंडरी अमाइन। तो सेकेंडरी अमाइन में क्या होता है, देखो हम लोग यहाँ पर बनाकर देख लेते हैं एक बार क्या होता है। सेकेंडरी अमाइन होता R2NH, ये H प्लस लेता, H प्लस लेता क्या बनता है यहाँ पर, R2NH2 पॉजिटिव। और ये क्या करता, हाइड्रोजन बॉन्डिंग RH और H। अभी कितनी बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर देता पानी के साथ, एक तो यहाँ से कर पाता है, एक कितनी कर पाता, 2। तो H प्लस लेने के बाद पानी के साथ कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई, 2। कम हुई, ज्यादा, कम। तो इतना घुला नहीं, इतनी एनर्जी निकली नहीं, इतना स्टेबल हुआ नहीं। तो कौन ज्यादा H प्लस, कौन H प्लस लेने के बाद ज्यादा स्टेबल हो रहा है, प्राइमरी माइन हो रहा है ड्यू टू सॉल्वेशन। टर्शियरी में क्या होगा, ऐसे कर लो, R3N H प्लस लेगा, क्या बनेगा, R3NH पॉजिटिव। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितनी करेगा पानी के साथ, एक ही करेगा, इतनी ज्यादा करेगा नहीं, इतना ज्यादा घुलेगा नहीं, इतना ज्यादा सॉल्वेशन होगा नहीं, इतना ज्यादा स्टेबल। तो आप मुझे बताओ H प्लस लेने के बाद किसका सॉल्वेशन ज्यादा हो रहा है, प्राइमरी माइन का। उतनी ज्यादा एनर्जी निकालेगा, उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो कौन H प्लस लेने के बाद ज्यादा स्टेबल होगा, प्राइमरी माइन, ड्यू टू सॉल्वेशन। तो सॉल्वेशन की वजह से कौन ज्यादा बेसिक होगा, कौन जल्दी H प्लस लेगा, प्राइमरी। तो प्राइमरी, तो सेकेंडरी और फिर टर्शरी। तो सॉल्यूशन फेज में 3 फैक्टर यहाँ पर आपका काम आएगा। सबसे पहला जो फैक्टर आप लोगों ने पढ़ा बच्चों, वो था इंडक्टिव फैक्टर। तो इंडक्टिव फैक्टर बेसिस पर टर्शियरी अमाइन मोर बेसिक होगा। और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा स्टेरिक फैक्टर और सॉल्वेशन, इसकी वजह से कौन सा होगा, प्राइमरी अमाइन। तो बेसिक कैरेक्टर चेंज हो रहा है ना। तो इन तीनों का कंबाइंड इफेक्ट हम लोग सॉल्यूशन फेज में देखते हैं, और फिर हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन ज्यादा बेसिक होगा। तो सबसे अच्छा अगर आप लोग देख रहे हो, देखो इंडक्टिव के बेसिस पर सेकेंडरी बीच में मजे में है। दोनों तरफ से दो दो आर ग्रुप है, तो अच्छा खासा ज्यादा एंटिटी है कि नहीं है। दूसरा, दो दो ग्रुप है तो इंडक्टिव स्टेरिक हिंड्रेंस भी इतना ज्यादा नहीं है, आराम से H प्लस आ सकता है। और सॉल्वेशन में भी क्या होगा, H प्लस लेने के बाद दो दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। तो सबसे मजेदार जो पार्ट आ रहा है वो किसका आ रहा है, सेकेंडरी अमाइन का, क्योंकि तीनों एकदम परफेक्ट आ रहे हैं। तो ऑन एन एवरेज अगर हम लोग देखेंगे प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्शियरी अमाइन में, तो ऑन एन एवरेज सेकेंडरी अमाइन क्या हो जाता है, ज्यादा बेसिक हो जाता है। अगर हम लोग तीनों को, वैसे तो तीनों को ऐड करने पर आएगा, बट जनरली कौन सा ज्यादा हो जाएगा, सेकेंडरी अमाइन का बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और प्राइमरी और टर्शियरी अमाइन में से हम देखेंगे इन तीनों फैक्टर के हिसाब से, प्राइमरी का ज्यादा है या फिर टर्शियरी का ज्यादा है। तो एक जनरल ऑर्डर की अगर मैं बात करूं, एक जनरल ऑर्डर की सोल्यूशन फेज में अमाइन का, तो सेकेंडरी अमाइन का क्या होगा सबसे ज्यादा, और प्राइमरी और टर्शरी में हमको देखना पड़ेगा। और अमोनिया से तो ज्यादा ही होगा अमाइन का, आपको बताया था। और अमोनिया किससे ज्यादा होगा आपको बताया था, एनिलीन से, है ना। तो अमाइन में 3 है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। 2 डिग्री सबसे ज्यादा, और 1 डिग्री, 3 डिग्री में हमको देखना पड़ेगा तीनों फैक्टर के हिसाब से। अब देखो अपने कोर्स में क्या है, अपने कोर्स में आर ग्रुप दिया हुआ है, या तो मिथाइल या फिर दिया हुआ है इथाइल, एनसीईआरटी में जो मैंने छोड़े थे ऊपर वाले, या तो मिथाइल या फिर क्या दिया हुआ है, इथाइल। अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर सेकेंडरी मिथाइल लेता हूँ, क्या लेता हूँ मैं, मिथाइल। तो यहाँ पर मैंने मिथाइल ग्रुप लिया। तो मिथाइल से देखो यहाँ पर कौन सी अमाइन बनाई, NH ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप लिया ना, R2NH। NH है 2 डिग्री, मिथाइल से यहाँ पर क्या बनाया, प्राइमरी। और मिथाइल से यहाँ पर क्या बनाया, टर्च, है ना। तो आपको पता है मिथाइल में जो बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर आया है सॉल्यूशन फेज में, वो आया 2 डिग्री, 1 डिग्री और फिर 3 डिग्री। सबसे ज्यादा 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री, उससे कम। इथाइल ग्रुप अगर मैं आर ग्रुप इथाइल लेता हूँ, तो इथाइल में क्या है, सबसे ज्यादा किसका है बेसिक कैरेक्टर, 2 डिग्री का। उसके बाद कितना किसका है, 3 डिग्री का। और उसके बाद किसका है बच्चों, 1 डिग्री का। तो ये मिथाइल और इथाइल में बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर है सॉल्यूशन फेज में। आपको पता है देखो 2 डिग्री का दोनों में ज्यादा आ रहा है, लेकिन मिथाइल में 1 डिग्री का ज्यादा आ रहा है और इथाइल में 3 डिग्री। इसको याद कैसे करोगे, सुनना चाहते हैं, क्या ट्रिक है, एक इस तरीके से ट्रिक याद कर सकते हैं। देखो 2 डिग्री का तो सबसे ज्यादा ही होगा। अब बचा 1 और 3, 1 और 3। तो देखो इससे 2 नंबर बनेंगे, या तो बनेंगे 213,
क्या बनेगा 231, या तो 213, या फिर क्या बनेगा 23। भाई 2 डिग्री का तो सबसे ज्यादा होगा ही होगा। अब या तो होगा 13 या फिर होगा 31। तो अगर मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल होता है छोटा ग्रुप, तो छोटा नंबर। और इथाइल क्या होता है, बड़ा ग्रुप, तो कौन सा नंबर। मिथाइल मिथाइल इथाइल में मिथाइल छोटा होता है ना, 213 आ गया, देखो 2 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री। और इथाइल ग्रुप कौन सा था, बड़ा होता है, तो बड़ा नंबर आ गया 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो इस तरीके से आप लोग इसको लर्न कर सकते हैं। तो जनरली अगर आपसे पूछा जाए गैसेस स्पेस में माइन का ऑर्डर, तो 1 डिग्री से ज्यादा 2 डिग्री, 2 डिग्री से ज्यादा 3 डिग्री बेसिक होगा। लेकिन सॉल्यूशन बेस में पूछा जाए तो मिथाइल इथाइल में पूछेगा, तो एक 213 और एक 231, छोटा वाला मिथाइल का, बड़ा वाला इथाइल का। तो इस तरीके से आप लोग इसको कर सकते हैं। तो ये सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, यही सारी चीजें मैंने आपको बोली, ये आप लोग पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये ऑर्डर लिखा हुआ है यहाँ पर, ये सारा आप लोग पढ़ लेंगे। तो अल्टीमेटली जो सॉल्यूशन बेस है उसमें 3 फैक्टर आएंगे, इंडक्टिव, आपका स्टेरिक और आपका सोल्वेशन। तो इस तरीके से आप लोग कर लेंगे ना। किसी भी चीज को थोड़ा सा अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे तो चीजें आप लोगों को समझ में भी आएंगी और चीजें याद भी हो जाएंगी ना। एक बार वापस से गो थ्रू हो जाए मेरा लेक्चर देखे, और फिर वापस से एक बार रीड करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा ना। एनसीईआरटी भी क्लियर हो जाएगी, और आप लोग कॉम्पिटिशन एग्जाम दे रहे हैं वो चीजें भी क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। हम लोग डेप्थ में पढ़ रहे हैं ना। नेक्स्ट देखो, आप लोगों को पढ़ाया हुआ है अराइल अमाइन वर्सेज अमोनिया, ये मैं आपको पढ़ा ही चुका हूँ। अराइल अमाइन या अनिलीन आप लोग ले लीजिए, और ये अमोनिया। मैंने कहा था कौन ज्यादा बेसिक होगा, ऑब्वियस सी बात है अमोनिया, क्योंकि यहाँ पर लोकलाइज है, और ये कैसा है, डी लोकलाइज। तो हर समय के लिए है ना लोन पे, तो एच प्लस यहाँ पर आना पसंद करेगा, तो बेसिक फैक्टर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो अमोनिया और एनिलीन में से कौन ज्यादा बेसिक होगा, ऑब्वियस सी बात है अमोनिया। देखो इसका रीजन भी दिया हुआ है यहाँ पर, क्या रीजन दिया होगा हम लोग देखते हैं। अगर मैं किसकी बात करता हूँ, एनिलीन की, किसकी बात करता हूँ, एनिलीन। आपको पता है कि जो NH2 ग्रुप होता है वो कौन सा होता है, डोनेटिंग होता है, प्लस एन शो करता है। क्या शो करता है, प्लस एन। वो अपने लोन पे के इलेक्ट्रॉन देता है ना बेंजीन को, तो प्लस एन शो करेगा। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, आप लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ पर मैं अलग से बना देता हूँ। तो किस तरीके से, अगर आपके पास एनिलीन है तो इसका प्लस एन शो करता है, तो नॉन पेयर सिंगल डबल ये अपने लोन पेयर देगा, तो ये वाला आगे चला जाएगा। तो आप लोग क्या पढ़ कर आए हैं, यहाँ पर इसने अपने लोन पेयर दिए तो कौन सा बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड। और नाइट्रोजन ने लोन पेयर दिए थे तो कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। ये वाला लोन पेयर, ये वाला जो पाई बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ चलेगा, तो ये नेगेटिव हो गया। अब ऐसे नेगेटिव सिंगल डबल तो यहाँ जाएगा। ऐसे ही रेजोनेटिव स्ट्रक्चर चलती रहेगी, आप लोग देखिए। नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आएगा, और ऐसे ही फिर वापस हो जाएगा। तो कितनी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनी, 5। तो जो आपका एनिलीन होता है, जो एनिलीन होता है उसकी कितनी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनती है, 5। ये आप लोगों को पढ़ा चुका हूं मैं। बट सोचो अगर एनिलीन H प्लस ले ले, अगर एनिलीन H प्लस ले ले, तो इसने देखो H प्लस ले लिया, H प्लस ले लेगा तो NH3 पॉजिटिव बन जाएगा। अब अगर NH3 पॉजिटिव बन गया तो नोट पेयर तो है नहीं, तो वो तो रेजोनेंस में जाएगा नहीं, बस इसके पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्लाउड चेंज हो सकते हैं। यहाँ पर था, फिर यहाँ पर हो गया। कितनी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनी, तो जब एनिलीन ने H प्लस नहीं लिया तो कितनी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बन रही है, 5। देखो यहाँ पर जा रहा है रेजोनेंस। जबकि अगर ये H प्लस ले ले तो एनिलियम आयन बना लेगा, और इस एनिलियम आयन की कितनी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेगी, केवल तो केवल बेंजीन वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है। तो आप लोग पढ़कर आए हैं कि जितनी ज्यादा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनती है वो कंपाउंड उतना ही ज्यादा क्या होता है, स्टेबल। क्यों, क्योंकि वो इतनी ही ज्यादा एनर्जी क्या करेगा, लूज करेगा। और केमिस्ट्री में जो भी चीज एनर्जी लूज कर रही है वो किधर की तरफ जा रही है, स्टेबिलिटी की तरफ। तो एनिलीन जब H प्लस नहीं ले रहा है तो कितनी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बन रही है, 5। जबकि ले लिया तो कितनी बन रही है, केवल 2। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि H प्लस लेने के बाद दिक्कत हो रही है ना, स्टेबिलिटी कम हो रही है ना, इसलिए H प्लस लेना चाहेगा नहीं, तो उसका बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये रीजन आपको लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैंने आपको कहा था कि जो अमाइन होते हैं वो कैसे कैरेक्टर के होते हैं, बेसिक कैरेक्टर के। जो अमाइन होते हैं वो किस कैरेक्टर के होते हैं, बेसिक कैरेक्टर के होते हैं। क्यों, क्योंकि H प्लस क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। अब आप लोग खुद सोच कर बताएं कि नाइट्रोजन के ऊपर मैंने आपको बताया था जो अमाइन होते हैं, देखिए यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ पर RNH2। तो आपके पास यहाँ पर क्या है, आर, एक सेकेंड। तो आपके पास बच्चों यहाँ पर क्या है, RNH2। अब आप खुद सोचिए, एक अच्छा बेस कब होगा, जब जल्दी H प्लस है ना। अब यहाँ पर लोन पेयर तो था ही। अब सोचो यहाँ पर अगर मैंने कोई ऐसा ग्रुप लगा दिया जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो डोनेटिंग ग्रुप इसको डोनेट करेगा, और ये किसको डोनेट करेगा, तो इसका यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। H प्लस यही तो चाहता है, इसको तो जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिले अच्छा है। तो यहाँ पर अगर मैं
अमाइन में अगर मैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या कर दूं, अटैच कर दूं, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच कर दूंगा तो यहाँ पर नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसे इंक्रीज होगी H प्लस क्या हो जाएगा, खुश, जल्दी से क्या कर देगा, अटैक, तो जल्दी से H प्लस ले लेगा ही, तो बेसिक एस्टर क्या हो जाएगा, पास जैसा। लेकिन सोचो अगर यहीं पर ही मैं क्या करूँ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इससे खींचेगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, अब H प्लस है, H प्लस नाइट्रोजन को देखता है, इस पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, जो नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, नाइट्रोजन खुद ही परेशान है। तो ये इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, ये जाना पसंद करेगा, तो बिल्कुल नहीं जाना पसंद करेगा, और खुद जो जैसा है वह उसके पास जाना पसंद ही नहीं करेगा, तो H प्लस जाएगा ही नहीं, तो बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अमाइन का बेसिक कैरेक्टर कब ज्यादा होगा, जब नाइट्रोजन पर देने वाले ग्रुप लगे, तो बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो बेसिक कैरेक्टर ज्यादा कब होगा, जब प्लस एम और प्लस वाले ग्रुप लगे, और कम कब होगा, जब माइनस एम और माइनस है, खींचने वाले लग गए तो कम हो जाएगा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ये जो OCH3 और जो CH3 ग्रुप होते हैं, OCH3 और CH3 ग्रुप होते हैं, ये क्या होते हैं, ये प्लस एम शो करते हैं, तो जब भी ये अमाइन के ऊपर लगेंगे तो उसका बेसिक कैरेक्टर को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। जबकि NO2 और SO3H ग्रुप होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, तो जब भी ये लगेंगे तो ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देंगे, तो बेसिक कैरेक्टर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चले आगे। तो बेसिक कैरेक्टर अगर बढ़ाना है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दो, और कम करना है तो खींचने वाला लगा दो। OCH3 और CH3 क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, और NO2 और SO3H क्या करेंगे, कम कर देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर ये क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो बेसिक स्ट्रेंथ यहाँ पर पूछा हुआ है, तो आप लोग बता सकते हैं बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा। यहाँ पर इथाइल ग्रुप है, इथाइल में 2 डिग्री है और एक 1 डिग्री है, तो 2 डिग्री और 1 डिग्री में से आपको पता है। अब ये तो एनिलीन है, एनिलीन का तो क्या होगा, कम, ये अमोनिया है और ये अमाइन है, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, अमाइन का। 2 डिग्री और 1 डिग्री में से किसका ज्यादा होगा, 2 डिग्री। उसके बाद 1 डिग्री का, उसके बाद अमोनिया का, और उसके बाद कौन आ जाएगा, एनिलीन, क्योंकि इसमें तो रेजोनेंस हो जाएगा ना, तो डीलोकलाइज हो जाएगा लोन पे, है ना। चले नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये बेसिक कैरेक्टर के बारे में बातचीत थी जो कि हम लोगों ने की है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या दिया हुआ है बेटा, एल्काइलेशन। एल्काइलेशन रिएक्शन मैं आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। NH3 की रिएक्शन अगर आपको याद हो, मैंने RH के साथ कराया था, और मैंने कहा था जो NH3 होता है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करता है और बेस की तरह भी काम करता है ना। अगर RH के साथ कराऊंगा तो यहाँ पर क्या होगा, HH निकल जाएगा, क्या बनेगा, RNH, कौन सा माइन बन गया, 1 डिग्री। अगर और RH डाल दिया तो बताओ, एक और HH निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, R2, ऐसे सेकेंडरी, ऐसे टर्शियरी और ऐसे क्वार्टरनरी। ये हम लोगों ने कल पढ़ लिया था, तो कोई दिक्कत, इसे बोलते हैं एल्काइलेशन ना। नेक्स्ट आता है एसाइलेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट और बहुत आसान रिएक्शन। आप देखो जो एसाइलेशन है ना, वो आगे चलकर भी हम लोग कराएंगे, और आप लोग यहाँ पर भी समझे, पहले हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं कि एसाइलेशन होगा कैसे, है ना। तो एसाइलेशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्या है आपके पास, प्राइमरी अमाइन, 1 डिग्री अमाइन। तो प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन पहले तो मैं करा रहा हूँ एसिड हैलाइड के साथ। ये एसिड हैलाइड है, तो एसिड क्या होता है, RCOOH, ये एसिड होता है कि नहीं होता? तो इसमें OH हटकर क्या लग गया, Cl, तो इट इज कॉल्ड एसिड हैलाइड, है ना। अगर OH हटकर क्या ग्रुप लग गया, OCOCH3, देन इट कॉल्ड एसिड एनहाइड्राइड। और अगर OH हटकर क्या ग्रुप लग गया यहाँ पर, OR, देन इट इज कॉल्ड एस्टर। तो एसिड के ही डेरिवेटिव में Cl लग गया OH हटकर, तो एसिड हैलाइड। OCOR लग गया, देन एसिड एनहाइड्राइड, और OR लग गया, देन इट इज कॉल्ड एस्टर। तो ये तीनों रिएक्शन, और तीनों ही बहुत सिंपल है। किसकी वजह से होगी, बेस की वजह से। यहाँ पर क्या करना है, आपके पास अमाइन है, प्राइमरी अमाइन मैंने लिया है, सेकेंडरी भी ले सकते हो, अल्टीमेटली H होना चाहिए ना। तो यहाँ पर H और इसका Cl, ये क्या हो गया, निकल जाएंगे, और क्या बन जाएगा बताओ, यहाँ पर RNH बचा, RNH, और ये क्या बचा, COCH3। यहाँ पर बेस क्यों लिया है, क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर HCl बना है कि नहीं बना है, तो इसको हमको हटाना पड़ेगा, तो हटाने के लिए क्या ले लिया हम लोग। ऐसे ही RNH2 की रिएक्शन मैंने किसके साथ करा है, एसिड एनाइड के साथ। तो इसका H और इसका ये पूरा ग्रुप OCOCH3 वाला, तो क्या निकल गया, CH3COH, और क्या बचा, RNH और COCH3। इसी तरह देखो यहाँ पर एस्टर है, तो एस्टर का यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसका H और इसका क्या निकल जाएगा, OCH3, तो CH3OH निकल गया, और क्या बचा यहाँ पर, RNH और COCH3, या फिर CH3CONHR। तो इस तरीके से रिएक्शन कर सकते हैं हम। तो CONH ग्रुप कौन सा होता है, आपको पता था, अमाइड ग्रुप। कर सकते हैं, तो बहुत आसान है। हम लोगों ने प्राइमरी अमाइन लिया है, यहाँ पर सेकेंडरी भी ले सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन या तो एसिड हैलाइड के साथ किया है, या फिर एस्टर के साथ किया है, या फिर हम लोगों ने किसके साथ किया है,
एसिड एनहाइड्राइड के साथ। तो तीनों में यहाँ पर क्या हुआ है, आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं और अच्छे से याद भी रख सकते हैं, और इंपॉर्टेंट भी है ना। तो आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तीनों में यहाँ पर क्या होगा, अगर आप लोग देख पा रहे हैं, तो पहले में कौन सा ग्रुप निकला है, सीएल ग्रुप। दूसरे में कौन सा ग्रुप लिखा है, ओ सीओ सीएच3 ग्रुप। और तीसरे में ओ सी एच। यहाँ पर ये देखो नेगेटिव है ना, न्यूक्लियोफाइल, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव मतलब न्यूक्लियोफाइल, ये भी नेगेटिव, न्यूक्लियोफाइल निकल रहा है। और न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, एच हटकर यहाँ पर क्या लगेगा, आर एच नेगेटिव। एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या कर रहा है, सब्स्टिट्यूट। देन इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ऐसे डेरिवेटिव के साथ ये कौन सी रिएक्शन रहती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये बन जाएगा इस तरीके। तो मुझे लगता है इसमें किसी बच्चों को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अच्छे से याद कर लो, प्राइमरी अमाइन या सेकेंडरी अमाइन है, ये ऐसे डेरिवेटिव के साथ कौन सी रिएक्शन देगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पर सीएल नेगेटिव निकलेगा, यहाँ पर ओ नेगेटिव सीओ सीएच3 निकलेगा, और यहाँ पर ओ नेगेटिव सीएच3 निकलेगा। और तीनों में क्या आएगा, आर एन एच नेगेटिव, ये अटैक करेगा और ये बन जाएगा ना, अमाइड बन जाएगा। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर समझाया हुआ है, इतना वैसे जाने की जरूरत नहीं, मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया। लेकिन फिर भी यहाँ पर देखो मैकेनिज्म के साथ दिया हुआ है, पर इतनी बकवास करने की आपको जरूरत है नहीं, है ना। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखो मैकेनिज्म में यहाँ पर समझा देता हूँ थोड़ा सा। आपको दिया हुआ है यहाँ पर आर एन एच टू, है ना। अच्छा, ये लोन पेयर, इसकी रिएक्शन हम लोग किसके साथ करा रहे हैं, आर सी ओ सी एल के साथ। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ पर देखो आर सी ओ सी एल दिया हुआ है यहाँ पर। तो आर, इसको इस तरीके से लिख देंगे, सी ओ और सी एल। अब बताओ, ये जो ऑक्सीजन है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो ये क्या करेगा, क्लोरीन भी है, तो बेचारा ये कैसा पॉजिटिव चार्ज आएगा, इससे ये देखा नहीं जाएगा। इसके पास क्या है, लोन पेयर। कार्बन बेचारा यहाँ पर चार बॉन्ड तो बना रहे हैं, लेकिन परेशान है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है यहाँ पर। तो ये अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा। अब जैसे अपने लोन पेयर को, इसको परेशानी देखी नहीं है ना कार्बन की। जैसे अगर ये अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन किसको देगा, कार्बन को। जैसे अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन किसको देगा, कार्बन को, क्या होगा, देखो आर एन एच एन एच। जैसे इसने लोन पेयर दी, यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। सी आर, यहाँ पर क्या है, सी एल। और यहाँ पर क्या है, देखो अगर इसने अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, तो इससे कितने बॉन्ड हो गए, एक दो तीन चार तो थे, एक और आ गए। तो जैसे ही आ गया तो यहाँ पर कितने बॉन्ड हो गए, पांच, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, कार्बन के पांच बॉन्ड तो पॉसिबल है नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा, इसका फायदा उठाकर, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, क्योंकि जैसे ही इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दिए, कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए, पांच, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसका फायदा कौन उठाएगा, ऑक्सीजन। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा, हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो अभी भी ये अनस्टेबल है कि नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन कैसा एलिमेंट है, इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होगा। ये किसको परेशान करेगा, अपने से वीक को, अपने से वीक को। वीक को ना हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कहेगा भैया तुम निकल लो, टाइम हो गया। ये इससे इलेक्ट्रॉन लेगा और इसको भेज देगा, H प्लस को निकाल दिया। अब क्या करेगा, ये ऑक्सीजन है, अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वापस इसमें डालेगा। इसमें डालेगा तो कितने बॉन्ड हो जाएंगे वापस से, पांच। एक दो तीन चार तो है, एक को डाला तो पांच हो गए। तो इसका फायदा कौन उठाएगा, क्लोरीन। क्लोरीन कहेगा भैया मैं निकाल रहा हूँ, मुझे नहीं रुकना है। क्यों नहीं रुकना है, क्योंकि क्लोरीन ने H प्लस को देख लिया जाते हुए। क्योंकि नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचा कि नहीं खींचा, तो यहाँ से H प्लस निकलेगा। और जैसे H प्लस निकलेगा, क्लोरीन ने देख लिया, क्लोरीन खुश हो जाएगा। तो क्लोरीन क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा, Cl नेगेटिव H प्लस, क्या निकल गया, Cl। और यहाँ पर सारे बॉन्ड क्लियर हो गए। देखो आर, यहाँ पर क्या बच गया, NH, क्योंकि इसने लोन पेयर के, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया था हाइड्रोजन से, तो ये क्या हुआ, न्यूट्रलाइज। ये बॉन्ड ऐसा कैसा बना हुआ है, सी आर के ऊपर ऐसा कैसा है, और इसने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ डाल दिए थे, यहाँ पर क्या हो गया, डबल बॉन्ड ओ, और ये निकल गया लेकर, तो एच और Cl निकल गया। तो यही तो बना। तो आपको इतना करने की जरूरत ही, आप डायरेक्ट कर सकते हैं आर एन एच टू प्लस आर सी ओ सी एल। तो यहाँ से एच और यहाँ से सी एल निकाल देंगे, इस तरीके से रिएक्शन हो जाएगी ना। तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है मिथाइन, मीथामाइन की रिएक्शन किसके साथ दी हुई है, बेंजोइल क्लोराइड के साथ। तो यहाँ पर क्या करूंगा, एच, और यहाँ पर क्या करूंगा, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। या क्या बचेगा, सी एच सी एन एच, ये क्या बचा, सी ओ। इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्टन बोमन रिएक्शन। जब अमाइन की रिएक्शन किसके साथ होती है, बेंजोइल क्लोराइड के साथ होती है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्टन बोमन रिएक्शन। ये आपसे नीट में भी पूछा गया है, तो आप लोग अच्छे से कर सकते हैं। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं बच्चों, शॉर्टन बोमन रिएक्शन, है ना। तो ये अच्छे से पढ़ेंगे आप लोग। तो तीनों रिएक्शन आपको समझ में आ गई। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एसाइलेशन में तीन रिएक्शन है। अमाइन की रिएक्शन हम लोगों ने या तो करा है एसिड डायरेक्टली के साथ कराना है। कौन सी रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहले में Cl निकलेगा, दूसरे में OCOR निकलेगा, और तीसरे में OR निकलेगा। तो वो हटाकर H के साथ आप लोग उसको हटा दीजिए। चलिए नेक्स्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अगर आप लोग इस साल बोर्ड दे रहे हैं तो बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। और मैं अल्कोहल फिनोल
आप लोगों को पहले वाले चैप्टर में भी पढ़ा चुका हूँ, एल्काइल हैलाइड में भी मैंने ये रिएक्शन पढ़ाई थी आप लोगों को। तो आपके पास क्या है यहाँ पर, प्राइमरी अमाइन। कार्बिल अमाइन रिएक्शन कौन देते हैं, प्राइमरी अमाइन। तो प्राइमरी अमाइन कैसे पता लगा, क्योंकि NH2 ग्रुप है। इसकी रिएक्शन हम लोग किसके साथ करा रहे हैं, क्लोरोफॉर्म और बेस के साथ। तो क्लोरोफॉर्म और बेस के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो एक चीज आप लोग यहाँ पर रखेंगे, ये बनाएगा कार्बीन। क्या बनाएगा, कार्बीन। कार्बीन क्या होता है, कार्बीन एक ऐसा कार्बन होता है जिसके पास एक तो लोन पेयर होता है और दो बॉन्ड पेयर होता है। देखो दो बॉन्ड पेयर बना है सीएल के साथ। तो सभी बच्चों को ये याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी क्लोरोफॉर्म और केओएच आपको साथ दिखे, जब भी क्लोरोफॉर्म और केओएच या फिर एनओएच बेस साथ दिखे, तो वहां पर बनाना है कार्बीन। क्या बनाना है, कार्बीन। कार्बीन एक ऐसा कार्बन होता है जिसके पास एक लोन पेयर होता है और दो क्या होता है, बॉन्ड पेयर। तो ये मैं काफी बार मैकेनिज्म बता चुका हूँ, तो यहाँ पर हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बस आपको इतना सा याद रखना है, अगर आपके पास प्राइमरी अमाइन RNH2 है ना, इसकी रिएक्शन आप लोग किसके साथ करा रहे हैं, क्लोरोफॉर्म और KOH या फिर NOH के साथ, तो यहाँ से क्या मिलेगा, कार्बन। तो आपको इतना सा याद करना है, जो NH2 ग्रुप होता है बच्चों, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, NC ग्रुप में। तो आप लोगों को याद रखना है, कार्बिल अमाइन रिएक्शन जैसे बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट, क्योंकि यहाँ पर आइसोसाइनाइड बन रहा है ना। तो आइसोसाइनाइड में क्या बना है, NH2 ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NC ग्रुप में। तो आप लोगों को याद करना है, NH2 ग्रुप को अगर NC ग्रुप में बनाना है, अमाइन को अगर आइसोसाइनाइड बनाना है, तो आप लोग क्या डाल दो, क्लोरोफॉर्म और KOH, क्लोरोफॉर्म और KOH, क्लोरोफॉर्म और KOH। ये केवल और कोयल कौन देता है, प्राइमरी अमाइन। तो आपसे ये भी पूछता है कि इनमें से बताओ कि कौन आपका कार्बिल अमाइन रिएक्शन देगा और कौन नहीं देगा। तो जो प्राइमरी होंगे वो देगा। बताओ यहाँ पर CH3 CH2 NH2, एक मैंने यहाँ पर बनाया CH3 NH CH3। पता इन दोनों में से कौन देगा, ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर प्राइमरी अमाइन होगी, यहाँ पर कौन सा अमाइन है, सेकेंडरी, कौन देगा, प्राइमरी। तो जो प्राइमरी अमाइन होंगे वो ये रिएक्शन देंगे। तो आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं। चलो तो आगे चलते हैं हम लोग। ये हो गई कार्बिल अमाइन रिएक्शन, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइसोसाइनाइड टेस्ट, प्राइमरी अमाइन देगा, केवल आइसोसाइनाइड बना देगा ना। नेक्स्ट है रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। तो नाइट्रस एसिड क्या होता है, HNO2। क्या होता है, HNO2। ये होता है नाइट्रस एसिड। नाइट्रिक एसिड आप पढ़ा है HNO3, और नाइट्रस एसिड HNO2। ये कैसे बनता है, आपके पास क्या है, NaNO2 और HCl। तो NaNO2 और HCl मिलकर क्या बनाएगा, बताओ, Na और Cl बना लेगा NaCl, और H और NO2 क्या बना लेगा, HNO। तो हम लोग यहाँ पर दो तरह की रिएक्शन पढ़ रहे हैं, एक एलिफेटिक अमाइन की और एक एरोमेटिक अमाइन। सबसे पहले मैं लेता हूँ एलिफेटिक अमाइन RNH2, और एक आपके पास क्या है यहाँ पर, एरोमेटिक अमाइन। ये क्या है, इनमें हम लोग क्या डाल रहे हैं, HNO2। क्या डाल रहे हैं, दोनों में ही क्या डाल रहे हैं, HNO2। HNO2 एक्चुअली में आ कहाँ से रहा है, NaNO2 प्लस। क्लियर है। तो हम लोग, ये क्या है आपके पास, प्राइमरी अमाइन है दोनों, एक एलिफेटिक है मतलब सिंपल कार्बन चेन की, और एक एरोमेटिक है। इनमें क्या डाला हम लोगों ने, NaNO2 और HCl, NaNO2 और HCl। तो ये क्या बनाएंगे, ये डाई एजोनियम सोल्ट बनाएंगे। डाई एजोनियम सोल्ट क्या बनाएंगे, डाई एजोनियम सोल्ट। ये आप लोग पहले भी पढ़कर आए होंगे। अगर RNH2 में मैं HNO2 डालता हूँ या NaNO2 और HCl डालता हूँ, तो ये बनाएगा RN2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। इट इज कॉल्ड डाई एजोनियम क्लोराइड। डाई एजोनियम क्लोराइड, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेंजीन। NH2 की जगह क्या आ जाएगा, N2 पॉजिटिव और Cl, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। तो इतना सा आप लोग याद करें, जब भी आप लोग प्राइमरी अमाइन में, वो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, अगर मैं यहाँ पर क्या डालता हूँ, HNO2, तो सबसे पहले जो बनेगा वो बनेगा डाई एजोनियम सोल्ट। डाई एजोनियम सोल्ट क्या होता है, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो यहाँ पर बना RN2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, यहाँ पर बेंजीन पर RN2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। जो एलिफेटिक वाला होता है, R ग्रुप वाला जो डाई एजोनियम सोल्ट होता है, वो होता है अनस्टेबल। क्या होता है बच्चों, अनस्टेबल। स्टेबल नहीं होता, टूट जाता है। किसमें टूट जाता है, अल्कोहल में। और यहाँ पर जो N2 गैस है ना, वो उड़ जाती है, रुकती नहीं है, उड़ जाती है। जो N2 गैस है वो क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी, रुकेगी नहीं, है ना। तो यहाँ पर आप लोग क्या देख रहे हैं कि जब भी हम लोग प्राइमरी अमाइन, दोनों ही प्राइमरी अमाइन है, अगर इसमें NaNO2 और HCl डालता हूँ, मतलब HNO2 डालता हूँ, तो ये क्या बनाएंगे, डाई एजोनियम सोल्ट, RN2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। लेकिन अगर एलिफेटिक वाला है तो वो अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल होगा तो क्या हो जाएगा, जो N2 होता है वो उड़ जाता है जल्दी, है ना। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, अल्कोहल में, क्योंकि वो क्या होता है, अनस्टेबल। तो यहाँ पर आप लोगों को यही दिया हुआ है, प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन। एलिफेटिक मतलब सिंपल कार्बन चेन वाली, है ना। विद नाइट्रस एसिड टू फॉर्म एलिफेटिक डाइएजेनियस सॉल्ट, ये बना है डाइजेनियस सॉल्ट, which beings to be unstable liberate nitrogen gas quantitatively and alcohol। तो नाइट्रोजन गैस लिबरेट कर देगी और क्या बना देगा, अल्कोहल। तो अगर आपके पास एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन है और उसमें क्या डाल देते हैं, NaNO2 और HCl, तो आपका बनेगा अल्कोहल। क्या बनेगा, अल्कोहल। जबकि अगर आपके पास एरोमेटिक अमाइन,
तो वो बेंजीन डाइएथेनिल क्लोराइड बना लेंगे और इसकी स्टडी हम लोग फर्दर करेंगे। अभी नेक्स्ट टॉपिक अपना नेक्स्ट लेक्चर में यही हम लोग कवर करने वाले हैं, डाई एटोनियम सोल्ट के बारे में, जो कि बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्काइल हैलाइड में भी आप लोग इसके बारे में पढ़कर आए होंगे, है ना। जबकि यहाँ पर क्या दिया हुआ, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड इन डिफरेंट मैनर, वो सबसे लास्ट में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से करेंगे। अभी केवल और केवल बातचीत की है प्राइमरी अमाइन की। इसमें भी देखो, और मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, हालांकि बाद में आने वाला है। यहाँ पर आप लोगों को क्या दिया हुआ है, प्राइमरी अमाइन। देखो जो आपका एरोमेटिक अमाइन है उसमें तो डाइजेशन सोल्ट बन गया, स्टेबल भी हो गया, और वो किस तरीके से रिएक्शन करेगा वो हम लोग बात की बात है। लेकिन अगर आपके पास प्राइमरी अमाइन दिया हुआ है, जैसे कुछ भी दिया हुआ है आप लोगों को, प्राइमरी RNH2, और इसमें डाला हुआ है बच्चों HNO2, तो मैंने आपको क्या बताया था, ये क्या बनाएगा, RN2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, पर ये क्या होगा, अनस्टेबल। और किसमें कन्वर्ट होगा, ये होगा अनस्टेबल, है ना। और किसमें कन्वर्ट होगा, ये अल्कोहल में। तो अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट होगा, ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा। जब भी प्राइमरी अमाइन को अल्कोहल में कन्वर्ट करोगे इस मेथड से, तो यहाँ पर क्या फॉर्म होता है, कार्बोकेटायन। और कार्बोकेटायन अगर फॉर्म होता है तो रीअरेंजमेंट के अगर चांसेस होंगे रिएक्शन में, तो आपको करानी है। रीअरेंजमेंट कराओगे और फिर क्या बनाओगे, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, मान लो CH3 CH2 CH2 NH2, है ना। इसमें अगर आपने क्या डाल दिया, HNO, तो आपको पता है कि प्राइमरी अमाइन है, एलिफेटिक है, HNO डाल दिया तो अल्कोहल बनेगा। तो आप लोग ये क्या करोगे, ब्रेक, यहाँ से क्या बनाओगे, कार्बोकेटायन। एक कौन सा कार्बोकेटायन, 1 डिग्री। आपको पता है 1 डिग्री से 2 डिग्री बनने के चांसेस हैं सर। तो कौन सी शिफ्ट करा दोगे, पहले ही पढ़ चुके हम लोग, हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्रोजन H+ यहाँ पे चला जाएगा, क्या बनेगा, CH3 CH पॉजिटिव और CH3, और फिर OH यहाँ पर लग जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3 CH OH और CH3। तो प्राइमरी अमाइन से में HNO2 डालोगे, अल्कोहल बनाओगे, तो वो बनाओगे कार्बोकेटायन के फॉर्मेशन से, है ना। चलिए, तो इस तरीके से आप लोग ये सॉल्व कर सकते हैं, है ना। और नेक्स्ट, जो भी पिछले 1-2 साल पहले ही आप लोगों से नीट में पूछा गया, हिंसबर्ग रिएजेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बोर्ड के लिए भी काफी ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले तो सभी बच्चों को यहाँ पर देखना है कि हिंसबर्ग रिएजेंट होता क्या है ना। तो हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, बेंजीन के ऊपर अगर क्या लग जाए, SO2Cl, बेंजीन के ऊपर बच्चों क्या लग जाए, SO2Cl। तो बेंजीन के ऊपर अगर SO2Cl लगेगा, तो इसे हम लोग बोलेंगे बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड इज कॉल्ड हिंसबर्ग रिएजेंट। इसका काम क्या है, सबसे पहले इसको यूज क्यों कर रहे हैं, तो इसका यूज होता है बच्चों 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन को डिस्टिंग्विश करने में। अब जैसे आपकी केमिस्ट्री टीचर ने आप लोगों को एक टेस्ट ट्यूब में 1 डिग्री अमाइन दे दिया, एक में 2 डिग्री दे दिया और एक में 3 डिग्री दे दिया, और आपसे बोला बच्चों बताओ कि इनमें कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री और कौन सा 3 डिग्री। आप लोगों से कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं, हिंसबर्ग रिएजेंट आप हमें दे दो, हम लोग बता देंगे। तो हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ है, SO2Cl। तो यहाँ पर देखो, अगर आपके पास अमाइन कैसा हुआ, प्राइमरी, कैसा हुआ, प्राइमरी, तो ये प्राइमरी अमाइन है, कैसे पता सर आपको, क्योंकि NH2 ग्रुप है। तो ये जब हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा तो इसका H और इसका Cl निकल जाएगा, देखो आप लोग देख रहे हैं। तो बेंजीन के ऊपर देखो, ये तो SO2 तो है ही ऐसा है, अब Cl निकल चुका है H के साथ, तो क्या बचा, NHR, NHR। तो यहाँ पर इसका नाम क्या हो गया, देखो N पर ये क्या था, अमाइन था ना, तो N पर कौन सा ग्रुप लगा है, एल्काइल, क्या हो गया, N एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, बेंजीन सल्फोनामाइड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ पर देख रहे हो, इस नाइट्रोजन के पास, क्या इस नाइट्रोजन के पास एक और हाइड्रोजन है, यस सर। तो अगर मैं इसमें बेस डालूंगा तो बेस से रिएक्ट कर लेगा, बिल्कुल कर लेगा, तो बेस को क्या पसंद है, H+। तो इसके पास हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन में H+ को भगाकर ले जाएगा, जैसे H+ निकाले यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और ये Na पॉजिटिव, तो सोल्ट का फॉर्मेशन हो गया, ठीक, बिल्कुल हो गया। तो बताओ, जब मैंने 1 डिग्री अमाइन की रिएक्शन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ कराई, तो सबसे पहले HCl निकला। तो हिंसबर्ग रिएजेंट रिएक्ट करते हैं, बिल्कुल रिएक्ट करके, तो यहाँ से HCl निकला, बाकी बचा हुआ यहाँ पर लिखते हैं। अब अगर जो बना हुआ है हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्ट करने के बाद अगर उसमें क्या डालो, बेस, तो बेस रिएक्ट कर जाएगा, बिल्कुल कर जाएगा, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन के पास यहाँ पर अभी भी एक हाइड्रोजन है। तो प्राइमरी अमाइन हिंसबर्ग रिएजेंट से भी रिएक्ट कर जाता है, और जब NH डालते हैं तो उससे भी रिएक्ट कर जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, अगर सेकेंडरी अमाइन हुआ, तो सेकेंडरी अमाइन में कौन सा ग्रुप होता है, NH। तो क्या इसके पास हाइड्रोजन है, बिल्कुल है, तो हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्ट कर जाएगा ये। तो हिंसबर्ग रिएजेंट से जब रिएक्ट करेगा बच्चों, तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा, H, और यहाँ पर क्या है, Cl निकल जाएगा। यहाँ पर क्या बन गया, बेंजीन के ऊपर SO2 NR2। अब बताओ, जो ये कंपाउंड बना है आफ्टर द रिएक्शन ऑफ हिंसबर्ग रिएजेंट,
तो अब इस नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन नहीं है, तो क्या बेस से रिएक्ट करेगा? बेस से रिएक्ट नहीं करेगा, तो हिंसबर्ग से कर जाएगा सेकेंडरी अमाइन, लेकिन जो बनेगा प्रोडक्ट उसको बेस के साथ रिएक्ट नहीं करवा सकते हैं। और टर्शियरी अमाइन के पास बताओ हाइड्रोजन ही, तो हिंसबर्ग रिएजेंट का क्लोरीन निकल पाएगा क्या? नहीं निकल पाएगा। तो आप लोगों को कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन को विद द हेल्प ऑफ हिंसबर्ग रिएजेंट? तो सबसे पहले क्या आप लोग बोलेंगे, जो प्राइमरी अमाइन होता है वो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके कंपाउंड बनाएगा, और जो कंपाउंड बनेगा वो बेस के साथ भी क्या कर लेगा? रिएक्ट, क्योंकि वहां पर हाइड्रोजन बचा हुआ था ना। सेकेंडरी अमाइन हिंसबर्ग के साथ कर जाएगा, लेकिन बेस के साथ नहीं कर पाएगा क्योंकि हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा। टर्शियरी अमाइन खुद हिंसबर्ग के साथ ही रिएक्ट नहीं करेगा, तो तीनों ही क्या हो जाएंगे? डिस्टिंग्विश हो जाएंगे ना। तो आप लोग कर सकते हैं, इस तरीके से सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, यही बताया हुआ है। देखो ये कौन सा अमाइन है? ये प्राइमरी अमाइन है, जैसा मैंने आपको बताया था। किसके साथ रिएक्शन कर जाएगा? हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ। हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ कैसे कर गया? इसका Cl और इसका H निकल गया, ये कंपाउंड बन गया। और ये कंपाउंड बेस में सोल्यूबल होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है, तो बेस जो होगा वो इसको H प्लस ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा? तो प्राइमरी अमाइन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा, जो कंपाउंड बनेगा वो बेस में सोल्यूबल होगा। सेकेंडरी अमाइन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा, लेकिन जो बेस के साथ बेस में सोल्यूबल नहीं होगा। और टर्शियरी तो वैसे ही नहीं करेगा ना। एक लाइन यहाँ पर लास्ट में दी हुई है, सब कुछ पढ़ सकते हैं आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक लास्ट लाइन में यहाँ पर दिया हुआ है, नाउ ए डे these day benzene sulfonyl chloride is replaced by para-toluene sulfonyl chloride। para-toluene sulfonyl, टोलिन आपको पता है क्या होता है? बेंजीन पर अगर क्या लग जाए CH3, है ना, पैराटोलुइन, बेंजीन पर CH3 लग जाए क्या हो जाएगा? टोलुइन। और इसकी पैरा पोजीशन में क्या लगा रहा है? सल्फोनिल क्लोराइड जो बना रहा है। तो आजकल बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की जगह हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? पैराटोलुइन सल्फोनिल क्लोराइड। तो इस तरीके से आप लोग ये कर सकते हैं। तो ये था बेटा इन पर, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन आती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ी और फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी हम लोगों ने। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में ओवरव्यू हम लोग ले लेते हैं, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर कोई किसके बारे में बातचीत की? फिजिकल प्रॉपर्टीज में बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात की। 1 डिग्री अमाइन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा थी, तो 1 डिग्री अमाइन का बॉइलिंग पॉइंट क्या था? ज्यादा, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम टर्शियरी। हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज में बात की थी बेसिक कैरेक्टर की, तो कहा था जिसका के भी ज्यादा होगा उसका पीके भी कम होगा, उसका बेसिक कैरेक्टर क्या होगा? ज्यादा होगा। देन हम लोगों ने बात की थी 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन में बेसिक कैरेक्टर की। अगर गैसियस फेज में पूछा जाए तो टर्शियरी अमाइन इज मोर बेसिक, और सॉल्यूशन फेज में पूछा जाए तो 3 फैक्टर मैंने आप लोगों को बताए थे, अगर आपको याद हो। सबसे पहले इंडक्टिव फैक्ट, फिर स्टेरिक फैक्टर और देन सॉल्वेशन। उसके बेसिस पर मैंने आपको मिथाइल और इथाइल ग्रुप का बताया था, 213 और 231, 2 ऑर्डर मैंने आपको बताए थे। इसके बाद हम लोगों ने एल्काइलेशन देखा। एसाइलेशन में मैंने आपको कहा था अमाइन की रिएक्शन हम लोग ऐसे डेरिवेटिव के साथ कराएंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। और इसके बाद हम लोगों ने कार्बिल अमाइन रिएक्शन पढ़ी थी कि आपको NH2 ग्रुप को अगर आइसोसाइनेट में कन्वर्ट करना है एनसी में, तो क्या डाल दीजिए? क्लोरोफॉर्म और KOH। और देन नाइट्रस एसिड के साथ हम लोगों ने रिएक्शन पढ़ी थी। जो एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन होते हैं वो डायोजेनिक सोल्ट जो बनाएंगे वो अनस्टेबल होगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एल्कोहल में। जबकि एरोमेटिक वाला टॉपिक है वो आगे आने वाला है। और हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ मैंने आपको बताया 1 डिग्री कर जाएगा हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट, पर बेस में भी सोल्यूबल हो जाएगा। सेकेंडरी वाला रिएक्ट कर जाएगा लेकिन बेस में सोल्यूबल नहीं होगा, और 3rd डिग्री वाला नहीं करेगा। हाँ, चलिए।